हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि आपको टॉपिक लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो हम 12th क्लास का, आपकी अभी अभी नई नई 12th क्लास शुरू हुई है, तो उस 12th क्लास में हम आपकी पहली यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसी के अंदर हमने पहला चैप्टर पढ़ना है और उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने 11th क्लास में आपने 4 तरह की फोर्सेस पढ़ी होंगी? क्या आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था? अच्छा, क्या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत, बस डेफिनेशन वगैरह इसके बारे में पढ़ा था? क्या आपने वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी पढ़ा था और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी पढ़ा था? अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या इन 4 फोर्सेस के अलावा भी आपने कोई फोर्स पढ़ी थी? तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल पढ़ी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आपने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ी थी, तो बिल्कुल पढ़ी थी। तो आप बोलोगे देखो इन 4 में तो इनका नाम आ नहीं रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह का, और भी बहुत सारी फोर्सेस थी, तो उन सभी का नाम, जैसे टेंशन है, ठीक है ना, वो भी इनमें कहीं दिखाई नहीं देती है, नहीं? तो अगर हम इन फोर्सेस की बात करें तो ये कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही हमें। अच्छा जी, जबकि हमारे फंडामेंटल फोर्सेस है, नेचर में जो फोर्सेस है, ये 4 ही पाई जाती है, इनके अलावा तो कोई और फोर्स पाई नहीं जाती। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटे कि अगर इन 4 फोर्सेस के अलावा और कोई भी फोर्स आपको दिखाई देती है, तो आप ये समझ लेना वो ऑटोमेटिकली इसी का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पार्ट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है तो भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, अगर इन 3 फोर्सेस के अलावा अगर कोई और फोर्स हमें दिखाई देती है तो बेसिकली पार्ट या फिर इसका टाइप बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में डिफाइन कर रहा है अपनी मीनिंग। देखो इलेक्ट्रो का मतलब तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से मतलब हो गया, और स्टैटिक का मतलब जो रुका हुआ हो, स्टेडी स्टेट में, कि नहीं? अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे क्या? तो हम यहां पे पढ़ेंगे स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। वही सिंपल सी बात है। देखो एक साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उसने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बहुत कुछ हमें बताया था। क्या बताया था? उसको ना एक मटेरियल मिला जो शाइनिंग कर रहा था। अब जैसे हमें कोई चीज़ पड़ी हुई मिल जाए, जैसे हमें कोई पत्थर का टुकड़ा मिल जाए, हम उसको क्यों उठाएंगे भाई? और अगर वही पत्थर का टुकड़ा शाइनिंग कर रहा हो तो हम तो उसकी तरफ भागेंगे या नहीं भागेंगे? यस, बिल्कुल भागेंगे कि भाई हमें तो नहीं पता जी क्या मिला है। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, उसने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उसको उठा के ले आया, उस मटेरियल को उठा के लाया, घर लाया, घर ला करके उसको एक कपड़े से साफ किया, साफ करके रख दिया। तो उसने क्या देखा, आसपास छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर रखे हुए, तो वो आकर के उसको चिपक गए। अच्छा, तो उसने उस मटेरियल का नाम रखा इलेक्ट्रा। अच्छा, बाद में उसका नाम माइका था, माइका पड़ा उसका नाम, ठीक है, उसको देखा गया वो माइका थी, तो उसका नाम इलेक्ट्रा उसने रख दिया। अच्छा जी, अच्छा, इलेक्ट्रा का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से होता है। और उसके बाद उसने ये बताया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जाता है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी आ जाती है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इट कैन अट्रैक्ट, बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट कैन अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को ही अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ पे भी नहीं खत्म होती, क्योंकि जब हम यहाँ पे
इसमें आगे बढ़ते हैं चार्ज में, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर हम उसी का बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टडी को भी हम थोड़ा सा अब साइड में रखकर इस पे वापस आते हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब उसने इलेक्ट्रा बोले तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चार्ज मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? चार्ज की। किसके ऊपर? रेस्ट के ऊपर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। अब देखो चार्ज क्या होता है, व्हाट इज अ चार्ज। सीधा सीधा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ चार्ज। अब देखो चार्ज कोई मटेरियल चीज़ नहीं है कि भाई आप पंसारी की दुकान पे चले जाओ, किरियाना की दुकान पे चले जाओ, अरे भाई पहिया चार्ज दे दो, 1 पाव चार्ज दे दो, या फिर आधा किलो चार्ज दे दो। चार्ज ऐसे कोई मटेरियल चीज़ नहीं है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ अ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई आप सभी बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो अच्छा होना आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है। वो कहीं पे मिलती तो नहीं है भाई कि भाई किसी दुकान पे जाके बोलो कि भाई इस स्टूडेंट की जो गुड होने की कैरेक्टरिस्टिक मुझे दे दो, तो वो तो कहीं मिलेगी नहीं। अच्छा, तो उसी कैरेक्टरिस्टिक, ये जो हम यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या है? चार्ज। तो चार्ज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। चार्ज क्या हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, ये कब आती है? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, यू कैन राइट चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक अटेन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज रब्ड विद अनदर ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करें, ठीक है, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी आ जाती है। उस प्रॉपर्टी को, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बुलाते हैं? चार्ज। बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसके कारण ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्स कर सकता है, यानी अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर ही जैसे हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज। ये चार्ज कितने तरह का होता है? तो आप बोलोगे सर 2 तरह के चार्ज हमने पढ़े हुए हैं। एक पढ़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और एक पढ़ा हुआ है नेगेटिव चार्ज। एक पढ़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और एक पढ़ा हुआ है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, ये पॉजिटिव कब आता है और ये नेगेटिव कब आता है? मतलब कहने का मतलब ये, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रब कर दिया तो मुझे तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा कि इस पे कहीं पॉजिटिव लिखा हुआ है या फिर इस पे कहीं नेगेटिव लिखा हुआ है। तो देखो, अगर हम चार्जेस की बात करेंगे तो चार्जेस आर आर्बिट्रेरी। ये आर्बिट्रेरी होते हैं, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने रब किया किसी भी पेपर से हमने रब किया, इसको दूसरे ऑब्जेक्ट से रब कर दिया, तो इसके ऊपर एक कैरेक्टरिस्टिक आ गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, हम मान लेते हैं दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। व्हेन इट इज रब्ड विद दिस पेपर इट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। नाउ अगर इस बॉडी की अगर हम बात करें जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं था, तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर नेट चार्ज 0 था। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना था? 0 था। तो इस बॉडी के ऊपर अगर नेट चार्ज 0 था तो ये पॉजिटिव हुआ, तो बॉडी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही रहने चाहिए, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज तो बराबर ही रहते होंगे एक बॉडी पे। अगर इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज इसको छोड़ के चले जाएं, लूज इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो एक बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर सभी को? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके पास हमेशा कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर अगर कोई बॉडी गेन कर ले, ठीक है ना, या फिर लूज कर ले, आप बोलोगे सर कोई बॉडी लूज कर ले पॉजिटिव चार्ज, तो वो
नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर किसी बॉडी को छोड़ के जा सकता है तो प्रोटॉन छोड़ के जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन आर दे रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं आने की या छोड़ने की। तो अगर कोई बॉडी क्या करेगी, गेन करेगी किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन ये आता है, सर व्हाई द चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव ही क्यों होते हैं, जबकि हमारे साइंस में इतने सारे नाम ऑलरेडी हैं। भाई न्यूटन एक नाम है, बेंजामिन भी तो एक नाम था, कूलम भी तो एक नाम है, ये सभी एक नाम ही तो है। तो उनके नाम पे हम चार्जेस के नाम भी रख सकते थे। तो हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ही क्यों लिए, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए इस बात को हम ये समझाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, 0। नेट चार्ज क्या बताओगे, 0। तो अब आप एक बात बताओ, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को मिलाया जाए और उसका आंसर 0 आ जाए, तो या तो एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, तभी नेट 0 हो सकता है। अब आप खुद सोच के देखिए ना, क्या मैं न्यूटन और कूलम को मिला करके 0 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता ना। तो दैट इज वाई द चार्ज इज नेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की यूनिट होती है एसआई यूनिट, इसकी होती है कूलम। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम सी, ठीक है। तो यहां तक ये चार्ज की बात चली। क्या इस चार्ज के पास कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, यस बिल्कुल प्रॉपर्टी होती है। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इस चार्ज के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम जानते हैं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्जेस के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देखो सबसे पहला, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए हमारे पास दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इन दोनों को हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया एक इंसुलेटिंग थ्रेड से, ठीक है। इंसुलेटिंग थ्रेड हमने यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि अगर हम कंडक्टर लेंगे चार्ज फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये वाली जो रोड है, ये वाला जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है ये इससे दूर चला गया, और ये वाला जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है ये इससे दूर चला गया। क्या दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम चार्ज है, तो आंसर है बिल्कुल है। तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम चार्ज है तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा करके एक दूसरे को दूर भगा रहे होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, लाइक चार्जेस रिपेल, यानी अगर दो चार्ज एक जैसे हों, दो या दो से ज़्यादा चार्जेस एक जैसे हों, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है और एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और इन दोनों को हमने वही इंसुलेटिंग थ्रेड से लटकाया, तो अब ये एक दूसरे की तरफ चले गए। और अगर अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चले गए तो हम ये बोल सकते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये बोला जा सकता है कि अगर दो चार्ज अगर नॉन सिमिलर हो, डिफरेंट हो, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखो इस वर्ड को समझिए,
क्वांटाइजेशन। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, चार्ज इज प्रेजेंट एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स बेसिक यूनिट। आप लिख भी सकते हो, यानी Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है अपनी बेसिक यूनिट की फॉर्म में ही पाया जाता है, और चार्ज की बेसिक यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है भाई, ये n यहाँ पे क्या है, n क्या है, n है बेटे इंटीजर, n क्या है, इंटीजर। और इंटीजर यहाँ पे क्या बता रहा है कि चार्ज का फ्रैक्शनल पार्ट पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैंने बोला किसी बॉडी के ऊपर से मैंने 1.5 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा मैटर हम कंसीडर भी क्या सोच भी नहीं सकते। एक आया है, ठीक है, वो क्वार्क वगैरह है, अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन Q यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। चार्ज हमेशा किस में होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है। और E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट। और बेसिक यूनिट कौन होती है चार्ज की, इलेक्ट्रॉन। बेसिक यूनिट कौन होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। क्लियर है सभी को? अच्छा, अब सर क्वांटाइजेशन हम क्यों करें, वाई डू वी नीड टू क्वांटाइज अ चार्ज। एक चार्ज को क्वांटाइज करने की जरूरत क्या पड़ गई। देखो अगर हमने चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर करना है तो हमें गिनती तो करनी पड़ेगी भाई, क्वांटाइजेशन तो करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई वी नीड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी वजह से हमें चार्ज का क्वांटाइजेशन करना पड़ता है। अगर हमें चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर करना पड़े तो हमें चार्ज को क्वांटाइज करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अगली प्रॉपर्टी होती है ये क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE होता है। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर अच्छे। अच्छा, फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ हमने बोला एडिटिव नेचर, या फिर आप बोल सकते हो द चार्ज एडेड एल्जेब्रिकली, यानी चार्जेस को जब भी ऐड किया जाएगा एल्जेब्रिकली ऐड किया जाएगा। ठीक है भाई, एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब क्या है हमारा, देखो एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है और इसके ऊपर इस फॉर्म में चार्ज है, इस फॉर्म में चार्ज है, तो आपसे पूछ लिया जाए नेट चार्ज बताइए, नेट चार्ज कितना होगा, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा। तो देखिए अगर नेट चार्ज हमें निकालना हो तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमने वहाँ पे बोला चार्जेस जो है एल्जेब्रिकली ऐड किए जाते हैं। अगर चार्ज जो है एल्जेब्रिकली ऐड किए जाते हैं तो हमें इसको चार्जेस को विद साइन ऐड करना पड़ेगा। तो नेट चार्ज कितना आएगा हमारे पास, प्लस E प्लस 2E प्लस 4E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E। क्या आपको लग रहा है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये +4 ये +5 प्लस E तो कितना हो जाएगा +5E, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 कितना हो जाएगा +2E इज द नेट चार्ज ऑन दी बॉडी। इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना आ जाएगा +2E। क्लियर है? अच्छा, अगली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो आपने कंजर्वेशन लॉ पढ़े हुए हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड ऑन अ सिस्टम। एक सिस्टम के ऊपर चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई मेरे इस हाथ के ऊपर 100 चार्जेस हैं और मेरे इस हाथ के ऊपर भी 100 चार्जेस हैं, ठीक है, और मैंने अपने हाथों को ऐसे रब किया, और रबिंग क्या करती है, चार्ज को ट्रांसफ़र करती है। तो चार्ज इस हाथ से इस हाथ पे मैंने मान लिए
इस हाथ से चार्ज जो है 50 चार्जेस इस हाथ पे चले गए। तो इस सिस्टम पे मेरे पहले पूरे सिस्टम पे चार्ज कितने थे? 100, 100, 200, ठीक है। अब यहाँ से इस हाथ पे से 50 इस पे चले गए, तो इस पे कितने हो गए? 150। इस पे कितने बचे हुए? 50। बॉडी पे कितने? 50 प्लस 150 कितने? 200। तो यानी किसी भी सिस्टम पे चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड, कांस्टेंट रहता है। यानी आप चार्ज के बारे में लिख सकते हैं, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वट एवर द टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। तो जो कुछ भी हो, तो एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम कुछ और बातें जान लेते हैं। बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम कभी कभी फ्रिक्शन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, कभी कभी क्या ये होता ही फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, अगर हम अपने हाथों को इस तरह से रब करना शुरू कर दें, तो रबिंग क्या क्रिएट करती है इस बॉडी के ऊपर, या फिर इस बॉडी के ऊपर एक प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसकी वजह से दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ये जो अट्रैक्ट करना होता है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। क्लियर? अच्छा, चिपकना। क्लिंग का मतलब चिपकना, यानी इसके ऊपर फ्रिक्शन हुआ, इसके ऊपर चार्ज आए और इसने दूसरे को खींच लिया, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। अच्छा, क्या आपने कभी ये किया है, स्केल लिया या फिर पेन लिया, इसको ऐसे रब किया और नीचे से पेपर उठाया हो, है ना? वो भी क्या होता है, इस बॉडी के ऊपर प्रॉपर्टी आ जाती है और उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ये चार्ज हो जाता है। उस केस में क्या हो जाता है? ये चार्ज हो जाता है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे आप अपने सूखे बालों में कंघी चलाओगे, ठीक है? अगर आप अपने सूखे बालों में कंघी चलाओगे और उसको ना टैप के पास लेके जाइए, पानी चलाइए हल्का और उसको टैप के पास लेके जाइए, पानी उसकी तरफ खींचने लग जाता है, तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण ही होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जैसे सर्दियों में आपने स्वेटर निकाली होगी तो चट चट की आवाज़ आती है ना? हाँ, तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्यों? क्योंकि जब हम स्वेटर हमारे बॉडी पे रब होता है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है। या फिर आपने देखा होगा हाथ पे ऐसे रब किया होगा कोई वुलन क्लॉथ, तो रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं, है ना? तो वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक है। वो सब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। होप कि आपको यहाँ तक जो है समझ में आया होगा, ठीक है? अच्छा, अब देखो हमने जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किए हैं और वह एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये बताते हैं कि जब भी एक ग्लास रोड को, जब कभी भी एक ग्लास रोड को एक सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है, ठीक है, एक कांच के टुकड़े को मखमल से अगर रब करते हैं तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ऑब्वियसली। अच्छा, अगर हम एबोनॉइट रोड को कैट्स फर या फिर वुलन क्लॉथ से रब करते हैं तो एबोनॉइड रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एबोनॉइड रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, रिस्पेक्टिवली उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई या नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसका पता लगाया जा सकता है? तो आंसर है पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। जैसे आप कभी केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक आएगा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसमें चार्ज की पोलैरिटी का पता लगाया जा सकता है, ठीक है, वो हमारे पार्ट में नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज लूज करती है यानी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, भाई मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को छोड़ के जा रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को छोड़ के जा रहा है तो ये थोड़ी अपना मास भी वहां पे रख के जाएगा, मास वहां पे रख के चला गया और खुद चला गया, वहां से अपना मास छोड़ गया, है ना। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी पे जा रहा है तो यहां से मास भी तो निकल के चला गया। तो अगर कोई बॉडी चार्ज लूज करती है तो वो मास भी लूज करती है, तो ये एक तरीका है जानने का, ठीक है। और अगर कोई बॉडी मास गेन करती है तो चार्ज भी गेन करती है। अगर उसने मास गेन किया तो नेगेटिवली चार्ज, अगर लूज किया है तो पॉजिटिवली चार्ज, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे आप अगर कोई बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन तो वो लूज करती है मास। क्लियर? देखो वैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता तो नेग्लिजिबल है, कितना होता है 9.1 × 10⁻³ -31 kg,
होता तो ये नेग्लिजिबल है, लेकिन अब क्या करें, लूज तो किया इसने, ठीक है। और जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस माइनस, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, तो ये वाला मास गेन और मास लूज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। देखिए अब ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्लास रोड है, अभी मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास एक ग्लास रोड है और इस ग्लास रोड को मैंने एक सिल्क क्लॉथ से रब किया। ये हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, इससे मैंने रब कर दिया इसको, तो ये हमेशा क्या एक्वायर करेगा, ग्लास रोड क्या एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रोड क्या एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एबोनाइट की बात कर लेते हैं, एबोनाइट रोड। और अगर हम एबोनाइट रोड की बात करें, एबोनाइट रोड बेटे हार्ड रबड़ होता है। कभी आप सोच रहे सर एबोनाइट तो हमने कभी सुना नहीं, दिस इज बेसिकली अ हार्ड रबड़, हार्ड रबड़, हार्ड रबड़ होता है आपका एबोनाइट रोड। अगर हम इसको रब करते हैं वूलन क्लॉथ से, या फिर आप बोल सकते हो कैट्स फर, बिल्ली की खाल होती है कैट्स फर, ठीक है। और अगर हम इसको रब करते हैं कैट्स फर से, तो एबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव और वूलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ तक तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि भाई रबिंग से कोई बॉडी चार्ज हो जाती है। एक बॉडी से अगर आपके पास कोई दूसरी बॉडी है, अगर आप उसको चार्ज करना चाहते हो, आपके पास दो बॉडी है या फिर आप दोनों को चार्ज करना चाहते हो, तो आप बोलोगे रब करो चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है क्या बिना किसी बॉडी को टच किए चार्ज किया जा सकता है, तो आंसर है यस। और उस मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो इस अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन, अगर हम चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करें, देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास ना ये एक मेटेलिक डिस्क है, ठीक है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। अभी इसके ऊपर नेट चार्ज हमने 0 मान लिया, ठीक है। अभी इसके पास जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0 है। हमने क्या किया, इसके पास हम एक ग्लास रोड लेके आए, ग्लास रोड इसके पास लेके आए, और ग्लास रोड को हमने पहले से ही सिल्क क्लॉथ से रब कर रखा था, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास में लेके आए। अब ये अगर ग्लास रोड के पास अगर हम मेटेलिक डिस्क के पास अगर हम ग्लास रोड के पास लेके आएंगे, तो आपको नहीं लग रहा इसके ऊपर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इक्वल अमाउंट में थे, अभी भी वो इक्वल अमाउंट में, लेकिन इसकी तरफ रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, कौन, नेगेटिव चार्ज, और इससे दूर कौन चले जाएंगे, सरफेस से, पॉजिटिव चार्ज। यानी इस सरफेस के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और उस सरफेस के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी बताती है, नेगेटिव इसके तरफ, पॉजिटिव उससे दूर हो जाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, सेम टाइम में यहाँ से एक वायर लिया और इसको ग्राउंडेड कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया तो ये सारे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इसको हटाएंगे, सिर्फ इसको रखेंगे हमारे पास, तो देखो सिर्फ इसके ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा, कौन सा चार्ज रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो आप सोचिए, क्या कभी भी हमने इस ग्लास रोड को, क्या इसके साथ इसको टच किया, तो आंसर है कभी भी नहीं किया। इस तरह से आप एक से ज्यादा बॉडी को भी चार्ज कर सकते हो, जैसे
ये दूसरी मेटेलिक डिस्क है, क्लियर, इंसुलेटिंग स्ट्रैंड है। अब देखिए अगर इसकी इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। हमने क्या किया, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कंडीशन को दोबारा से आप शो करोगे तो सिर्फ यहाँ पे कैसा चार्ज रह जाएगा और यहाँ पे कैसा चार्ज रह जाएगा। क्या कभी भी हमने इस चार्ज रोड को क्या इससे या फिर इससे कनेक्ट किया, नहीं किया। तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारा प्रोसेस होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्लियर। तो अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं तक था। जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे आप लोगों के लिए, उसमें हम कूलम फोर्स और कूलम फोर्स वगैरह जो भी सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे हमारे पास, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।